नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। जहां दुनिया भर के तमाम देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं भारत इस समय रोजाना नित नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। देश में आत्मनिर्भरता की बात हो या फिर कोरोना काल में अन्य तकनीकी गतिविधियों की, भारत इस संकट काल में कोरोना से लड़ने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना मरीजों की सर्विस के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ये रोबोट जयपुर में ही बनाया गया है और इसका निर्माण जयपुर की क्लब फर्स्ट ने किया है और एसएमएस अस्पताल को सर्विस के लिए इस्तेमाल के लिए निःशुल्क दिए गए हैं। रोबोट के निर्माता और कंपनी के मालिक भुवनेश मिश्रा और नीलिमा मिश्रा ने दावा करते हुए कहा है कि भारत में पहली बार रोबोट का निर्माण उन्होंने जयपुर में किया है, जो कि अब तक जो भी रोबोट भारत में आए हैं वो चीन से बनकर आते हैं। न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने रोबोट निर्माण कंपनी का जायजा लिया और पूरी जानकारी ली कि किस तरीके से रोबोट का निर्माण होता है और ये कैसे वर्क करता है। कोरोना संकट में राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में जो है मरीजों के लिए नर्सिंग स्टाफ को कम किया गया था और सबको मालूम है कि वहां पर रोबोट का इस्तेमाल किया गया था। और रोबोट कहां से आए गए थे हम बताना देना चाहते हैं कि क्लब फर्स्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां से जो रोबोट बनाए गए थे। हम इसी कंपनी में मौजूद है। हमारे साथ भुवनेश जी है। भुवनेश जी, आप बताना चाहेंगे, आपने अस्पताल में एसएमएस अस्पताल में रोबोट दिए, पूरी जानकारी दीजिए, किस तरह से उनको दिए और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया की तरफ से है। पीएम मोदी जी ने सेल्फ सस्टेनेबल इंडिया की बात की, तो वही हम लोग चाहते हैं। अपने इंडिया की टेक्नोलॉजी को भी हम लोग बाहर ले जाना चाहते हैं। जनरली जितने भी रोबोट्स है बाहर से लिए जाते हैं, काफ़ी महंगी कीमत पे वो खरीदे जाते हैं। यहाँ पे इंडिया में हम लोग रोबोट कम्प्लीटली डिज़ाइन, R&D और उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग यहाँ पर करते हैं। बेसिकली जो रोबोट है ये ह्यूमन लेस सर्विस है। इसमें किसी भी मटेरियल को कोरोना स्टाफ तक पहुंचाना, यदि हम लोग आज की बात करें तो ये बिल्कुल भी ह्यूमन फ्री सर्विस दे सकते हैं। किसी भी जगह पर जा सकते हैं। इवन ये टेम्परेचर भी ले सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, यूज़र ने मास्क पहना है या नहीं पहना है, ये अकॉर्डिंगली उसको पहचान के उसे अलर्ट भी देते हैं। अभी हम लोग पोस्ट कोविड के लिए हम लोग रोबोट्स तैयार कर रहे हैं, जो कि स्पेशली इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्कूल्स, इवन छोटे बच्चे जहाँ पे जाएंगे उनकी स्क्रीनिंग करना, उन्हें अटेंडेंस उनकी प्रोवाइड करना, उनकी फेस रिकॉग्नाइज करके उन्हें किसी भी जगह का एक्सेस देना या नहीं देना है, वो सब कुछ ये रोबोट्स इजीली कर पाते हैं। हमारे रोबोट्स की जो डिज़ाइनिंग होती है वो भी हमारे खुद की ही डिज़ाइनिंग है। इवन हम लोगों ने इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर हमारे पेटेंट भी हैं। डिज़ाइनिंग पार्ट पूरा कम्प्लीटली इन हाउस होता है। इसके बाद में एक एक पार्ट्स को यहाँ पे डिज़ाइन हम लोग करते हैं। इवन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी यदि हम लोग बात करें तो बेसिकली जो कि सबसे मेन ब्रेन पार्ट होता है किसी भी रोबोट का, वो भी हम लोग पूरा यहीं पर ही तैयार करते हैं। असेंबलिंग को लेके चले, मैन्युफैक्चरिंग लेके चले, रोबोट्स के एक एक पार्ट्स को यदि डिज़ाइनिंग की बात करें वो सभी हम लोग इन हाउस यहीं पर ही असेंबल करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग जो भी हमारे ऑर्डर्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे रोबोट्स को तैयार कर रहे हैं। और ये हम लोग दावा करते हैं कि ये पहला ही प्रोजेक्ट इंडिया का है जहाँ पे रोबोट्स 100% मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे बनाए जाते हैं। बिल्कुल, आपके साथ निर्मला जी भी है। निर्मला जी, आप भी इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। किस तरह से जो आपने सबसे पहले कब रोबोट इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, रिसर्च कब से किया था और कब तक आपने जो है तैयार किया? एक्चुअली ये हम लोगों ने बहुत, जब हम लोग मतलब यूज़ स्टार्ट ही करा था 2013 में, जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने रोबोटिक्स में नाम लिखाया था, उसके बाद से हमारा विजन था कि हम लोग रोबोट्स को हम मतलब इंडिया को इस तरह से करें कि हम रोबोट्स एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट नहीं करें कहीं से भी। क्योंकि जो छोटे छोटे आइटम्स या कई चीज़ें होती हैं जो हम बाहर से लेते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छा है इंडिया में, IITs हैं हमारे पास में, IITians हैं, तो हम लोग इन चीज़ों के अंदर रोबोटिक्स फील्ड के अंदर भी इतना अच्छा कर सकते हैं कि बाहर की दुनिया हमसे ये चीज़ें लें। तो वही विजन रखते हुए हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी नाम किया था। उसके बाद में हम लोगों ने जब स्टार्ट करा इसका R&D, तो हमारे लिए यही था कि इंडिया में जितने भी ऑफिसेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, वहाँ पे किस चीज़ की उन्हें रिक्वायरमेंट है। तो मेजर जो हमारे पास चीज़ें आ रही थी वो ये आ रही थी कि एनवायरनमेंट में वो कोई चेंज नहीं करना चाहते। जैसे आपने देखा होगा लाइन फॉलोवर रोबोट्स अभी अवेलेबल हैं जो चाइना से लोग इंपोर्ट करते हैं, तो वो लाइन को फॉलो करते हैं, तो इंटीरियर के अंदर आपके बहुत से चेंजेस आते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस भी वो मांगते हैं, तो वो चीज़ वो नहीं चाहते थे। और वो अगर बाहर से इस तरह की टेक्नोलॉजी को
इतना अवेलेबल है नहीं, और जो अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्ट है। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोगों ने इस पे ही रिसर्च करा, और जो हमारे रोबोट्स हमने डेवलप करे हैं वो बिल्कुल ह्यूमन नेविगेशन, मतलब जिस तरह से कि इंसान नेविगेट करता है बिल्कुल उस नेविगेशन प्रोसेस को ये फॉलो करते हैं, और इसके लिए किसी भी एनवायरनमेंट में कोई भी मॉडिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिल्कुल मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रोबोट का आपका रिसर्च आपने कब शुरू, कितना टाइम लग गया रिसर्च को, और आपने एक पीस कब तक आपने तैयार किया? एक्चुअली 2013 से हम लोग रोबोट्स के ऊपर काम कर रहे थे कि हमें सर्विस इंडस्ट्री के अंदर रोबोट्स को हमको लाना है। बेसिकली जो हम लोग इतना टाइम जो हमें लगा रिसर्च का, वो इसी वजह से रखा कि हम लोग चाहते थे हमारा जो रोबोट्स जो नेविगेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान लेके जाएंगे, उसमें किसी भी टाइप का इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन ना हो। तो उसी वजह से हम लोगों को वो चीज़ों को अवॉइड करना पड़ा। हमने रोबोट को इतना इंटेलिजेंट करने की कोशिश की, वो इन्वायरमेंट को खुद ही पहचाने, हर चीज़ को पहचाने, और अकॉर्डिंगली वो ह्यूमन की तरह नेविगेट करता हो, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाए। आज जो हमारे रोबोट हैं ये किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं उसकी मैपिंग करते हैं, जैसे कि ह्यूमन करता है। उस मैपिंग के अंदर अलग अलग जगह को ये पहचानता है, और जिस जगह पे जाने के लिए इसको कमांड दी जाती है, जिस लोकेशन दी जाती है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जाता है। इवन बिल्कुल ह्यूमन की तरह ये सबसे छोटा रास्ता अपनाता है किसी भी जगह पे जाने के लिए। यदि इन बिटवीन इसके पाथ में कोई भी ह्यूमन आता है, कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, तो उसको अवॉइड करता है, उसको अलर्ट भी देता है और उसको अवॉइड करते हुए निकल जाता है। यदि बात करें मल्टीपल फ्लोर्स की, मल्टीपल फ्लोर बिल्डिंग की, तो ये लिफ्ट को भी खुद ही कॉल करता है, लिफ्ट में एंटर करता है, मल्टीपल फ्लोर को भी एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने रोबोट में काफ़ी सारे फीचर्स इसमें इंटीग्रेट किए। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो हम लोगों ने रोबोट में स्क्रीनिंग भी डाली है, जो कि टेम्परेचर स्क्रीनिंग करेगा, यूज़र ने मास्क पहना है नहीं पहना है उसके लिए भी उसको अलर्ट करेगा। इवन यदि वो जो पर्सन है अनऑथराइज है उस कंपनी में, कोई अननोन पर्सन है, तो भी उसको एक्सेस कंट्रोल देना है नहीं देना, वो भी रोबोट डिसाइड करेगा। तो इवन कह सकें जो भी स्टार्टिंग से लेके ह्यूमन का किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाने से लेके और सर्विस देने तक का काम हमारे रोबोट्स अभी फीचर्ड हैं और इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके साथ ये स्टाफ काम कर रहा है, ये कौन सा पार्ट है जो कर रहे, रोबोट का कौन सा पार्ट है ये जो तैयार किया गया? हाँ, एक्चुअली ये रोबोट के मेन कंट्रोल्स हैं जहाँ से रोबोट एक्चुएट होते हैं, बेसिकली रोबोट काम करते हैं। ये बेस पार्ट है जिसमें रोबोट्स के व्हील्स होते हैं, जिसमें रोबोट मोशन करता है बेसिकली। तो एग्जैक्टली उसी की प्रिपरेशन चल रही है और ये बेसिकली वही पार्ट है। बिल्कुल, आप यहाँ कंट्रोलर खुद तैयार करते हैं और बैटरी भी ज़्यादातर खुद तैयार करते हैं, बॉडी जो रोबोट का बॉडी पार्ट होता है वो भी आप तैयार करते हैं? हाँ, यही सबसे खास चीज़ है जो हम लोग आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। जनरली मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट है उसके पीछे इंडिया में जस्ट हो रहा है असेंबल्ड इन इंडिया, दैट इज नॉट ए मेक इन इंडिया। इंडिया में असेंबल्ड इन इंडिया हो रहा है। मेक इन इंडिया के पार्ट्स चाइनीज होते हैं, असेंबल इंडिया में किए जाते हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन रोबोट की बैटरी तक भी हम लोग ही यहीं पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। रोबोट का बेस जो कंट्रोलर है, जो उसका कह सकते हैं मेजर उसका माइंड है, हेड है, वो भी हमारा खुद का ही है। इवन हमारे रोबोट्स में 3 पेटेंट भी हैं। ये वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट है जो कि ह्यूमन स्पाइन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये किसी भी चीज़ को जो बैलेंस करता है अपनी स्पाइन पे बैलेंस करता है। इवन यदि बात की जाए रोबोट के स्ट्रक्चर की, डिज़ाइनिंग की, तो ये भी हमारी खुद की R&D है। ये भी हम लोग, हमारा डिज़ाइन जैसा हम लोगों ने दिखाया था, ये डिज़ाइन भी हमारा खुद का ही है। इवन बॉडी का जो पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी हम लोग इन हाउस इंडिया में ही करते हैं। जितने भी हमारे रोबोट्स हैं ये भी काफ़ी वर्ल्ड के काफ़ी अच्छे बैलेंस रोबोट हैं। ये काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं और इजीली बैलेंस भी कर पाते हैं। बिल्कुल, आपने अभी जो कोविड-19 के लिए SMS अस्पताल को रोबोट दिए, कितने दिए और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया आपने? वहाँ पे हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस के लिए दिए, ताकि जितना भी टाइम वहाँ पे ऐसी सिचुएशन रहती है अपने रोबोट्स की सर्विस दे सकें। तो वो सभी रोबोट्स हम लोगों ने वहाँ पे इंस्टॉल किए थे। 3 वार्ड्स के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट रोबोट्स हम लोगों ने वहाँ पे इंस्टॉल किए। आप इसमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग का पूरा देखते हैं? हाँ, मैं और नीलिमा हम लोग दोनों देते हैं। ही इज़ डूइंग R&D इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो ये इवन रिसर्च भी इस रोबोट पे कर रहे हैं और मैं स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग देखते हैं कि रोबोट को किस तरह से मैन्युफैक्चर करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है। इवन यदि हम लोग बात करें लॉन्चिंग से लेके अभी तक की हम लोगों ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमारे पास 7 तरीके के मॉडल्स हैं। इवन हमारे रोबोट्स फायर फाइटिंग रोबोट्स भी हमारे पास में हैं जो कि किसी भी एरिया में फायर फाइटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप कितनी हेल्प करते हैं और क्या मदद कर पाते हैं इसके लिए? सर, मेरा बेसिकली पूरा रिसर्च वर्क है। जैसे हम लोगों जब डिज़ाइन के ऊपर आए थे तो उसकी स्पाइन पहले नहीं थी। जब हमने फर्स्ट डिज़ाइन करा था तब उस रोबोट में स्पाइन नहीं थी। तो हम लोगों ने रिसर्च में और भी रोबोट्स के देखे
चीज़ें हम लोगों ने ट्राई करके देखा यहाँ पे हमारे रोबोट को, पुराने फर्स्ट मॉडल को चला के, तो थोड़ा सा प्ले और जर्क आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने आइडेंटिटी करा कि हम लोग कोई चीज़ हैंडल करते हैं एज ए ह्यूमन, तो हम लोगों में जर्क नहीं आता, हमें मालूम है कि कैसे बैलेंस करना है। हम स्टेयर केस को चढ़ लेते हैं, उतर जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हो रही है हमारी स्पाइन की वजह से। तो वहाँ से हमारी जो रिसर्च है, जैसे इस तरह की कई चीज़ें होती हैं, वो वाला वर्क पूरा मेरा रहता है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे भुवनेश करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है। और एक बार फिर से तस्वीरें में देखेंगे, कंप्यूटर से पूरी डिजाइनिंग तैयार होती है रोबोट की। और एक बार भुवनेश जी आप दिखाइएगा किस तरह से डिजाइनिंग आप पूरी तरीके से करते हैं, अलग अलग डिजाइनिंग आप करते हैं, कैसे वर्क किया जाता है? एक्चुअली यहाँ पे एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग डिफरेंट मॉडल्स के पार्ट डिजाइन करते हैं। यदि हम लोग इस सिंगल रोबोट की बात करें तो उसमें करीब 200 से ज़्यादा उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इन सभी पार्ट्स को यहाँ पे सिमुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। इवन डिफरेंट पार्ट्स को एनालाइज करने के बाद में हम लोग उनकी असेंबली भी करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से दिखने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा अपकमिंग प्रोडक्ट सोना 3.5 मॉडल है। ये ह्यूमन की तरह मोशन भी करेगा, अपना हेड मूवमेंट भी करेगा और हैंड मूवमेंट भी ये परफॉर्म करेगा। इन सभी को हम लोग यहाँ पर डिजाइन करते हैं, एनालाइज कर पाते हैं कि एक्चुअली प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए। यदि उसमें कुछ एरर्स होते हैं हम लोग उस सॉफ्टवेयर में उसे रेक्टिफाई करते हैं, ताकि जो मेन प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद में रिफ्लेक्ट होगा उसमें किसी तरह की कोई खामी ना हो। फिर भी कभी ऐसे सिचुएशंस में उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ खामियां निकलती है, तो हम लोग उसको ऑन प्रोडक्ट भी हम उससे रेक्टिफाई करते हैं। यानी राजस्थान में जो कोरोना के लिए जो रोबोट काम में लिए गए थे, वो बिल्कुल बाकायदा रोबोट तैयार किए गए थे। हिंदुस्तान में कई ऐसे अस्पताल है जहाँ पर भी रिमोट से रोबोट चलते हैं, उसके बारे में बताइए, क्या रिमोट से किस तरह से चलते हैं? और आपने जो रोबोट 3 दिए सर्विस के लिए, और ये तो पूरी तरीके से, उसमें क्या अंतर, फर्क कितना होता है? हाँ, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। डेफिनेटली हर किसी के एफर्ट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लोगों ने कोविड सिचुएशन में डिफरेंट एफर्ट किए अपनी तरफ से, कुछ रोबोट काइंड ऑफ चीज़ें उन्होंने अलग अलग अस्पतालों के अंदर प्रोवाइड की। डिफरेंस बस यही है कि हम लोगों ने जो हमारा रोबोट्स है, दैट इज़ अ कमर्शलाइज प्रोडक्ट है। ये किसी भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए लेस टू लेस ह्यूमन एफर्ट्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन इंटरफेरेंस अपने रोबोट में काफ़ी कम होता है जो हमारे डिज़ाइन किए हुए हैं। इस रोबोट को किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए सिर्फ एक कमांड दी जाती है, केवल बताया जाता है किस लोकेशन पे इसको अप्रोच करना है। ये खुद ही उस एरिया में नेविगेट करते हुए जाता है। इन बिटवीन जो कोविड सिचुएशंस में जो बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह जो जनरली हॉस्पिटल्स में लगाए गए, जो लोगों ने एफर्ट अपनी तरफ से जो एफर्ट किए, उन सभी में ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा थे। वो रिमोट कंट्रोल्ड से जनरली ऑपरेट होते हैं, उनके पीछे एक पर्सन को ऑपरेशन के लिए जाना होता है, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इवन यदि हम लोग बात करें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ये केवल एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन से भी इजीली ऑपरेट होते हैं। यदि हम लोग बात करें किसी भी रोबोट को कनेक्ट करने की, तो इसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिस पे हम लोग उनको प्रोसीड कर सकते हैं। अलग अलग रोबोट्स को इसमें ऐड किया जा सकता है। इवन उनकी जो लोकेशंस हैं हम लोग उसको भी इसमें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। रोबोट की सबसे खास चीज़ है कि इसको हम लोग टास्क भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस रोबोट को सपोज 4 बजे कोई पर्टिकुलर वार्ड में पर्टिकुलर मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, तो आप इसको असाइन कर सकते हैं। इसके डिफरेंट टास्क को आप लोग यहाँ पे असाइन भी कर सकते हैं। तो ये रोबोट एक तरीके से एक सेल्फ इंटेलिजेंट मशीन है। यदि आप इसको कोई भी टास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर टाइम पे किसी वार्ड में जाके सर्विस दे के आएगा। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं डिजाइन्ड एक नर्स का भी काम करते हैं। आपकी इसमें रोबोट बनाने में कैसे, क्यों रुचि रही? और भी तो दूसरा भी फील्ड था, उसमें भी आप जैसे मशीन और भी होती है, रोबोट में ये आपकी कैसे रुचि रही? एक्चुअली एक पैशन था टेक्नोलॉजी को लेके, स्पेशली रोबोट्स की हम लोग बात नहीं करेंगे। एक टेक्नोलॉजी को लेके पैशन था कि चीज़ें कैसे, स्टफ्स कैसे काम करते हैं। तो जनरली वही था कि हम लोग किसी भी चीज़ को खोलने का और खिलौने वगैरह को खोलने का, ये सब कुछ स्टार्टिंग से बचपन से एक शौक रहा था। रोबोट्स का दिमाग में जब आया, जब हम लोग इंजीनियरिंग टाइम पे कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, वहाँ पे कुछ रोबोटिक्स के छोटे मोटे इवेंट होते थे, वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिला। फिर जो देखा, जैसे सिनेरियो इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि रोबोट्स जनरली प्रोक्योर बाहर से किए जाते हैं, या तो चाइना है, जापान है, या फिर मेजर बड़ी कंट्रीज से ही रोबोट होते हैं। इंडिया में हमें इतना रिसर्च देखने को नहीं मिला। तो स्पेशली यदि हम लोग कहें तो थैंक्स टू इंडिया गवर्नमेंट, जो अभी मेक इन इंडिया को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक विजन जनरेट किया कि हम लोग क्यों ना रोबोट जैसे बड़े प्रोडक्ट्स को भी इंडिया में बनाना स्टार्ट करें। तो इन्हीं चैलेंजेस को फॉलो करते हुए हम लोगों ने हर चीज़ कोशिश की हम लोग इंडिया में ही बनाएं, ना कि प्रोडक्ट को असेंबल इंडिया में करें। तो यही एक विज़न था कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग, इंडिया की टेक्नोलॉजी को हम लोग बाहर भेजें, ना कि बाहर से टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आएँ।
बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि इन रोबोट के जरिए से जो एक बहुत बड़ा मेक इन इंडिया का जो पीएम मोदी का जो सपना है वो इसमें जरूर दिख रहा है। सहयोगी नरेश परी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो वहीं इस समय जहां उद्योग और व्यवसाय जगत को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में इसकी असीम संभावनाएं भी दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस की महामारी ने जहां उद्योग और व्यवसाय जगत को चुनौतियां पेश की है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में इसकी असीम संभावनाएं हैं। आज की दुनिया में हर कोई मोबाइल, इंटरनेट और अन्य माध्यमों से वर्चुअल रियलिटी को हकीकत में लाने का प्रयास कर रहे हैं। बदलती आर्थिक और व्यवसाय जगत को वर्चुअल रियलिटी बिजनेस लोगों को घर बैठे उत्पाद, सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरी दुनिया त्रस्त है। उद्योग और व्यवसाय जगत भी इससे बहुत परेशान है, लेकिन कहता है कि जब चुनौतियां आती हैं तो संभावना के द्वार भी खुलते हैं। तो आज वर्चुअल रियलिटी यानी आभासीय दुनिया में जीने वालों के लिए भी कई तरह की जो है एक शुभ संकेत यूँ लेकर के आ रहा है कि बिजनेस भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक्सपांड कर रहा है। आभासी दुनिया के सहारे बिजनेस को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, हमारे साथ में रजत जैन है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं और वो वर्चुअल रियलिटी को बिजनेस के साथ में जोड़ करके एक जो नई कंसेप्ट और जो परिकल्पना उभर करके सामने आ रही है उद्योग और व्यवसाय जगत के लिए, किस तरह से देखते हैं आप ये? नमस्कार साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हम लोग डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और डिजिटल दुनिया पहले ये होता था कि एक टाइम था जब हम इसको लग्जरी समझते थे, पर आज के टाइम पे नेसेसिटी हो गई है। और जब से कोरोना का प्रभाव आया है हमारे सामने तो इसकी तरफ जाना हमारी मजबूरी हो गई है एक तरीके से। अब ये नेसेसिटी भी नहीं रही और मजबूरी हो गई है। तो आप चाहे ना चाहें आपको बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, चलाने के लिए आपको लोगों तक पहुँचना तो जरूरी है, पर आप बाहर नहीं निकल सकते हो। तो डिजिटल एक ऐसा माध्यम हो गया है कि आप जिसके थ्रू हर एक कस्टमर तक अपने पहुँच सकते हो। तो जाने अनजाने ही सही हर एक बिजनेस आज के टाइम पे अपने आप को ऑनलाइन ले जा रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं। अब इसके आगे की दुनिया ऐसी है कि वर्चुअल रियलिटी एक नई चीज़ आई है जिसमें कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को सीधे सीधे कस्टमर के आंखों के सामने रख सकते हैं और हमारे कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। तो इस तरीके से बिजनेसेस जो हैं वो इस नई टेक्नोलॉजी में आते आते मतलब उन्हें अब पता चल रहा है। जैसे हमारे इंडिया में भी अब काफ़ी तरीके से वर्चुअल टेक्नोलॉजी को, वर्चुअल रियलिटी को अडेप्ट किया जा रहा है। और अलग अभी तक हमको ये समझा जाता था कि हमको इसको सिर्फ गेम्स में यूज़ कर पाएंगे वर्चुअल रियलिटी को, पर अब डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं बिजनेसेस के। तो अभी ऐसा है कि रियल एस्टेट जो है वो भी इसको यूज़ कर रहा है, अभी टूरिज्म भी इसको यूज़ कर रहे हैं, अभी एडवेंचर जो पार्क्स हैं, थीम पार्क्स हैं, वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं और इसका आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाला है उपयोग। किस तरह की संभावनाएं देखते हैं? जब संभावना की बात करते हैं तो चुनौतियां भी सामने आती है। यंगस्टर्स जो है वर्चुअल दुनिया में जीने का एक आदी होता जा रहा है धीरे धीरे, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो, चाहे इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे वो टैबलेट के है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जिसमें वो आभासी दुनिया में जीता है। लेकिन बिजनेस के कंसेप्ट के लिहाज से बात करें तो एक नया जो ये अवधारणा है जो आज लोगों के सामने हकीकत के रूप में आती जा रही है, इसका क्या स्कोप देखते हैं और क्या चुनौतियां होंगी परंपरागत उद्योगों और व्यवसाय के सामने? देखिए, आभासी दुनिया तो हमारी तभी से चालू हो गई थी जब अमेज़न आया था या फ्लिपकार्ट आया था और हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग करना चालू करा था। हमको नहीं पता था कि हम क्या खरीद रहे हैं, पर फिर जब सामने आता था तब पता चलता था। तो आभासी दुनिया में तो पहुँच ही चुके थे, अब हम इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो जो परंपरागत बिजनेस है, आप उसको जैसे ज्वेलरी का बिजनेस है, तो वर्चुअल रियलिटी में आप अगर ज्वेलरी को लेके आते हैं, आप उसको मिक्स करते हैं, तो इंसान अपने घर पे बैठे बैठे हर तरह की ज्वेलरी ट्राई कर सकता है, अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे, जहाँ पे चाहे। ऐसे जो कपड़े हैं, हम कपड़े ट्राई कर सकते हैं बिना उनको पहने। सिर्फ ऐसे शीशे आते हैं जिसमें आप कपड़े ट्राई कर सकते हैं। आपको घर घूम के आना है, कोई घर देख के आना है, 10 तरह की प्रॉपर्टी देखनी है, तो आप अपने घर पे बैठे बैठे 10 तरीके की प्रॉपर्टी देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। आप मान लीजिए स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हैं पर फ्लाइट बंद है, तो भी आप यहाँ घर बैठे बैठे स्विट्जरलैंड घूम सकते हैं। तो संभावनाएं हर इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग तरीके से बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ को लेके कॉपी पेस्ट करके सब जगह लगा देंगे, पर इंडस्ट्री के हिसाब से ये सारी संभावनाएं हैं। और ये आज के टाइम पे मैंने जैसा बताया कि ये मजबूरी हो गया है हमको इस तरफ जाना, क्योंकि आप घर पे बैठ नहीं सकते हो और घर पे बैठ नहीं सकते हो, पर आपको बिजनेस भी करना है, क्योंकि पैसा कमाएंगे तभी इकोनॉमी चलेगी। तो किसी ना किसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट पहुंचने चाहिए और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप कस्टमर को प्रोडक्ट के अंदर खड़ा कर दीजिए।
इसलिए ये कहा भी जाता है कि जब आपदाएं आती है, इस तरह की विपदाएं आती है या चुनौतियां आती है, किसी भी रूप में आ सकती है वो, तो संभावना के नए द्वार भी खोलती है। बिजनेस के लिहाज से भी अगर देखें तो वर्चुअल रियलिटी आज हकीकत बनता जा रहा है और यंगस्टर्स जिस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं इस दिशा में, तो लगता है कि इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और बिजनेस और लिहाज से क्यों देखें तो एक वो नई दुनिया में जो प्रवेश करने को तैयार है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। कांग्रेस राष्ट्रीय सोनिया गांधी ने 2 नए राष्ट्रीय सचिवों को नियुक्ति दी है, जिसमें सीपी मित्तल और कुलदीप इंदौरा को कांग्रेस के सचिव नियुक्त किया गया है। कुलदीप सिंह इंदौरा मूल रूप से राजस्थान से है। इंदौरा को सचिव बनाने के साथ ही मध्य प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी गई है, यानी मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक की टीम में उन्हें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में इंदौरा अनूपगढ़ से विधायक का चुनाव लड़े थे, जो कि वो हार गए थे। उससे पहले 2013 में भी अनूपगढ़ से विधायक का टिकट उन्हें मिला था। इस मौके पर कुलदीप इंदौरा से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्ला खान ने। कांग्रेस ने 2 राष्ट्रीय सचिव की जो नियुक्ति की है, उसमें से एक राजस्थान से कुलदीप जी इंदौरा है, जो वर्तमान में पीसीसी में जनरल सेक्रेटरी है और एआईसीसी में मेंबर भी है। हमारे साथ मौजूद है कुलदीप जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सोनिया गांधी जी ने आपको जिम्मेदारी दी है और मुकुल वासनिक की टीम में आपको शामिल किया है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो सोनिया गांधी जी का, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका तहे दिल से आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सचिव की दी है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और साथ ही मुझे प्रभार क्षेत्र जो दिया गया है वो मध्य प्रदेश का दिया है, उसके लिए भी मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, युवा नेता हमारे राहुल गांधी जी और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका मैं आभारी हूँ। वर्तमान वहाँ सरकार भी नहीं मध्य प्रदेश में, आपके लिए एक नया क्षेत्र है, चुनौतीपूर्ण रहेगा आने वाले वक्त तक। बिल्कुल साहब, चुनौतीपूर्ण जो कार्य है उसका करने का एक अलग ही जो जिम्मेवारी बनती है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और जो पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है वो पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं काम करके वहाँ जो अच्छे परिणाम हमारे वहाँ हैं, पार्टी मजबूत हो, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। राजस्थान में आप किन किन पदों पर रहे? राजस्थान में मुझे प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 2002 में, और उसके बाद मुझे जिला कांग्रेस कमेटी में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। मुझे प्रदेश में सचिव रहने का मौका भी मिला और प्रदेश में महामंत्री ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सदस्य के रूप में लगातार मैंने जिला स्तर से छात्र संगठन से शुरुआत करके और यूथ कांग्रेस में काम करते हुए मेन संगठन जो है हमारा कांग्रेस पार्टी का, उसमें आज मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। लॉकडाउन के बीच में आपको जो है जिम्मेदारी मिली है, राजस्थान में भी लॉकडाउन की स्थिति, कोरोना की स्थिति लगातार जो भयंकर चल रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, अभी जो वर्तमान में जो वैश्विक महामारी जो फैली हुई है, इससे हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया त्रस्त है और हालात बड़े गंभीर हैं। और इस समय में मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने बीकानेर संभाग की जिम्मेवारी दी हुई थी, जो कोरोना में वहाँ के हर हमने डिस्ट्रिक्ट पे कंट्रोल रूम स्थापित करके वहाँ भी जो समस्या से ग्रस्त है उन लोगों की मदद करने का हमने काम किया। वहाँ जो समाज सेवी थे, पार्टी के हमारे लोग थे, जो पदाधिकारी थे, हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, उन सब ने मिलके बड़ा अच्छा काम किया और ये प्रयास किया कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, भूखा नहीं रहे, किसी प्रकार की समस्या ना हो। और ये लगातार हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी डे टू डे हमसे रिपोर्ट लेती, उस पर पूरी तरह से निगाह रखती कि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं। मैं इस बात के लिए हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सोनिया गांधी जी, अविनाश पांडे जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सचिन पायलट जी, हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी, सब ने अच्छा प्रयास किया कि किसी प्रकार से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
मुकुल वासनिक की टीम में आप उनके साथ कोई अनुभव हो पहले का, कोई उनके साथ काम करने का आपको मौका मिला है, किस तरह से इसको देखते हैं? मुकुल जी के साथ मेरा बहुत लंबे समय से काम करने का मौका भी मिला। मुझे अलग अलग प्रदेशों में चुनाव के समय में मुकुल जी ने जिम्मेवारियां दी, चाहे वो बिहार में, चाहे JNK में, जम्मू कश्मीर में, चाहे महाराष्ट्र में, तो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी, मैंने काम किया। और प्रदेश पदाधिकारी रहते हुए जब हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे महामंत्री थे, प्रदेश के प्रभारी थे, उस समय भी मुझे काम करने का मौका मिला। और अब हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं मुकुल जी, और एक अच्छा अनुभव रहेगा, क्योंकि उनका काम करने की शैली एक अलग है और बड़े मेहनती, और उसका सार्थक परिणाम लाने की हमेशा उनका ये प्रयास रहा और उस परिणाम को लाकर दिखाया उन्होंने, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे अन्य प्रदेशों में जहाँ भी उन्हें जिम्मेवारी दी गई वहाँ अच्छा काम किया है। चाहे छात्र संगठन के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उन्होंने जहाँ भी काम किया बड़ा अच्छा काम किया और उसके परिणाम भी अच्छे हैं। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप जी इंदौर। इन्होंने कहा कि मुकुल वासनिक की जो टीम है, वहाँ के प्रभारी है मध्य प्रदेश की, उनकी टीम में इनको शामिल किया गया, वहाँ पर प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि वहाँ पर उनके साथ काम करने का, पहले भी उनके साथ काम करने का मौका मिल चुका है। फिलहाल जो भी मध्य प्रदेश की जो चुनौतियाँ हैं उसको पूर्ण करने के लिए तत्पर जो है प्रयासरत रहेंगे। सहयोगी केदार शर्मा के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।